नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैंने केरला ब्लू ड्रम की कहानी आपको सुनाई थी। उसमें पहला पार्ट में पहले डाल चुका था। कुछ समस्याओं की वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, दूसरा पार्ट डालने का है। अभी केरला केस का दूसरा पार्ट में डाल रहा हूँ, उसके आगे की कहानी आपको बताऊँगा। और ये कहानी में आज इस पूरे वाक्य का खुलासा हो जाएगा। अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा है तो आप आगे कहानी को समझ पाएंगे, और अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। केरला ब्लू ड्रम पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। अब हम आगे की कहानी जानते हैं और आगे का वाक्य जानते हैं। और पार्ट डालने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला आता रहता है, इस कारण दूसरा पड़ाव पार्ट नहीं डाल पाया। फिर से पुनः क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप मुझे माफ़ कर देंगे। और एक छोटी सी गुजारिश की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, सराहना मिल रही, सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीबी डाउन अस्पताल पहुंचते हैं और मालूम करते हैं कि शकुंतला से मिलने अस्पताल में कौन आया करता था। तो विजिटिंग रजिस्टर में जब वो देखते हैं तो एक नाम निकल कर सामने आता है, अवस्थी दामोदरन। अब सीबी डाउन इस सर्च में लगते हैं कि अवस्थी दामोदरन कौन थी। तो पता चलता है कि अवस्थी दामोदरन शकुंतला की बेटी थी और वही उससे मिलने अस्पताल में आया करती थी। अब जब अवस्थी दामोदरन को पुलिस फॉलो करती है, फॉलोअप लेती है, तो पता चलता है कि अवस्थी दामोदरन शकुंतला की बेटी थी और पिछले 2 साल से दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। आखिरी बात 2016 में एक दूसरे से दोनों मिले थे और उसके बाद आज दिनांक तक दोनों में ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई बात। अब पुलिस को ये बात गले नहीं उतर रही थी, ये स्टोरी पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि 2016 में कोई मिसिंग होता है, किसी की माँ खो जाती है और आज तक उसने गुम होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, ना पेपर में कोई खबर दी, ना सूचना दी, ना उसे ढूंढने की कोशिश की। तो अवस्थी ने बताया कि मैंने लव मैरिज की थी, इसलिए मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती थी, मेरी माँ खफा थी क्योंकि मैंने एक व्यक्ति से माँ के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी और कुछ साल बाद मेरा उस व्यक्ति से डिवोर्स हो गया। तो माँ मुझसे और नाराज़ थी कि तूने अपनी मर्जी से अपना फैसला लिया और आज तुझे जीवन में देखना पड़ा। जब मेरा डिवोर्स हो गया तो 2016 में मैं अपनी माँ के घर आ गई अपने बच्चों को लेकर, और मैं यहाँ से बच्चों को माँ के पास छोड़कर 20 दिन के लिए कहीं चली गई थी क्योंकि माँ की तबीयत ख़राब थी और मुझे भी कुछ काम की तलाश करनी थी, तो मैं कहीं चली गई थी। अब पुलिस को अवस्थी दामोदरन की जो कहानी, अवस्थी दामोदरन शकुंतला की माँ थी, उसने सुनाई, पुलिस को गले नहीं उतर रही थी। अब पुलिस के पास सवाल ये था कि आखिर तुम अपनी माँ के पास आई और तुम्हारे बच्चे थे, तो वो बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारा पति कहाँ है जिससे तुमने शादी की? और आज तक माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट तुमने क्यों नहीं लिखाई? जब 2016 से लेकर आज तक तुम्हारा माँ से कोई संबंध नहीं हुआ, तो तुमको कैसे पता कि माँ गुम गई है, ये माँ खो गई है, माँ की कोई खबर नहीं मिल रही? ये सारे सवाल शकुंतला अवस्थी को पुलिस के दायरे में लेकर आ रहे थे। पुलिस का शक अब शकुंतला अवस्थी पर ही घूम रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि बिना शक्ति के, बिना प्रेशर मारे शकुंतला अवस्थी सच नहीं बताएगी। अब पुलिस शकुंतला अवस्थी को अपने कस्टडी में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। पहला बिंदु ये था कि जब शकुंतला तलाक के बाद अपने बच्चों को शकुंतला के पास रहने के लिए आई थी दामोदरन अवस्थी, तब उसकी मुलाकात टी सुजीत से हुई। दोनों में प्यार हो गया। दामोदरन अवस्थी ने सुजीत से शादी कर ली और उसके पहले पति से जो 2 बच्चे थे उनको भी सुजीत ने अपना लिया था और उन्हें पिता का प्यार दिया। जिंदगी सब कुछ सामान्य चल रही थी, सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। पर अचानक 9 जनवरी 2018 को सुजीत की
हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब सिर्फ दामोदरन अवस्थी और बच्चे बचते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि जहाँ से जीवन चालू हुआ, जीवन घूमकर वहीं आ गया। पहले भी बच्चों के साथ अकेली थी, माँ के खिलाफ जाके उसने शादी की, पहले पति से उसका डिवोर्स हो गया, फिर उसने दूसरी शादी की, सब कुछ सामान चल रहा था, पर दूसरे पति को भी अटैक आ गया, कि जीवन को उतार चढ़ा। खैर, हम कहानी पे आते हैं। अब पुलिस अवस्थी को ड्रम में मिली हुई हड्डी का डीएनए अवस्थी से करवाती है। वो जानना चाहती थी कि डीएनए में जो रिपोर्ट आएगी उससे क्लियर होगा क्या ये अवस्थी की माँ शकुंतला ही थी। पुलिस ये तो जान चुकी थी कि ये हड्डियाँ किसी महिला की हैं, पर अभी तक पुलिस श्योर नहीं थी। अब ड्रम में जो कंकाल मिला वो शकुंतला अवस्थी की माँ है या नहीं, या और कोई महिला है, पुलिस इस पहलू पर आगे बढ़ती है। डीएनए रिपोर्ट आती है और ये सिद्ध हो जाता है कि वो महिला की ही लाश है और वो शकुंतला की माँ है। अब सवाल ये था कि किसने शकुंतला को मारा और क्यों मारा, क्या कारण। इन सवालों के जवाब अब पुलिस को चाहिए थे, क्योंकि केस का पहलू आगे बढ़ चुका था। शकुंतला को किसने मारा और क्यों मारा, इन सबको जानने से पहले हमें शकुंतला के जीवन में जाना पड़ेगा कि शकुंतला कौन थी, कैसे उसने अपना जीवन जिया, इतनी उम्र उन्होंने गुजारी और ये घटना उनके साथ की गई। शकुंतला का जीवन भी बहुत रहस्यमय है। असल में शकुंतला को जिन्होंने पाला वो उनकी बेटी नहीं थी। तो शकुंतला के माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। शकुंतला उस महिला को एक मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी और वो रो रही थी। वो महिला शकुंतला को अपने घर ले आई और अपनी बच्ची की तरह उन्होंने पाला। और जिस महिला ने शकुंतला को पाला उन्होंने सब अम्मा कहकर बुलाया करते थे। अम्मा एक सम्मानजनक नाम है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों को दिया जाता है। माँ को भी अम्मा कहते हैं, माँ कहते हैं, माता कहते हैं, मम्मी कहते हैं, तो उन्हें अम्मा कहकर बुलाया जाता था। उन्होंने ही उनका लालन पालन किया, उन्होंने ही उन्हें पाला बड़ा किया। अब अम्मा सरस्वती जिनका पूरा नाम था, उन्होंने शकुंतला की शादी कर दी। शकुंतला की शादी एक अमन नाम के व्यक्ति से होती है। किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण और साजिश के कारण अमन को जेल हो जाती है और उसे आजीवन कारावास हो जाता है। शकुंतला के 2 बच्चे होते हैं और जो गुण अम्मा से शकुंतला ने सीखे थे वही गुण वो अपने बच्चों में डालती है, क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं वैसा ही बच्चा होता है। तो वो अपने बच्चों को भी अपनी तरह बनाना चाहती थी, पर शायद ऊपर वाले को और ही कुछ मंजूर था। वो अपने बच्चों में अपने पूरे गुण डालने की कोशिश करती है, पर शायद शकुंतला के जीवन में भी खुशी से ज़्यादा दुख लिखे थे। फिर जीवन में एक मोड़ आ जाता है। 2008 में अपनी बेटी अवस्थी की शादी वो सुधीर से कर देती है और 2012 में जो शकुंतला का बेटा होता है अनूप, वो रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर को खो देता है। अनूप दिन भर पलंग पे रहा करता था क्योंकि दोनों उसके पैर नहीं थे। शकुंतला ही उसकी सेवा करती थी, खाना खिलाना, पानी पिलाना, शौच कराना, बाथरूम कराना, इस तरह में। और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था क्योंकि वो एक हंसमुख व्यक्ति था और दिन भर ही घर पे रहना और माँ उसकी सेवा करती थी। तो वो मन ही मन सोचता था कि मैं अपनी माँ के कोई काम नहीं आ पाता हूँ, बल्कि माँ दिन भर मेरे कामों में ही उलझी रहती है और डिप्रेशन उसे घेर लेता है और डिप्रेशन के कारण वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अब शकुंतला बिल्कुल अकेली हो जाती है। बेटी ने सुधीर के साथ, जो उसका पहला पति था, उससे लव मैरिज कर ली थी, जो शकुंतला के खिलाफ थी। सुधीर अच्छा आदमी नहीं था और वो जेल भी चला गया था। उधर दामोदरन अवस्थी अकेली हो गई थी, उधर शकुंतला अकेली थी। बेटी ने लव मैरिज कर ली और बेटा इस दुनिया में नहीं था। अब यही सब चल रहा था
तो जब 2016 में शकुंतला की बेटी दामोदरन अवस्थी उसके घर आती है तो शकुंतला उसे अपने सीने से लगा लेती है, क्योंकि वो 2 अपने बच्चों के साथ आती है और शकुंतला भी अकेली थी, उसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। तो पुरानी सारी बातों को भूल जाती है, जैसा कि मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया कि 2016 में उसकी बेटी घर आ गई थी। अब अपने किसी काम से शकुंतला बाजार जा रही थी, तो रोज का आना जाना था, तो इसी बीच उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं और उसके लेफ्ट पैर के एंगल में घुटने के पास जो एरिया होता है वहाँ फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन कर देते हैं। शकुंतला अस्पताल में 15 दिन भर्ती रहती हैं और 15 दिन बाद उनको छुट्टी दे दी जाती है, पर अभी भी पैर पर प्लास्टर लगा था। डॉक्टर कहते हैं कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है और तेज़ नहीं चलना है, क्योंकि अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, तो पैर को आपको सीधा रखना है, हड्डी जोड़ने में समय लगेगा। इन सारी चीज़ों से निकल कर शकुंतला अपने घर वापस आ जाती है। उसका जो पैर का एक्सीडेंट होता है उसका इलाज हो जाता है। अब शकुंतला की देखभाल कौन करता? तो उसकी बेटी जो दामोदरन अवस्थी थी अपने बच्चों के साथ आई थी, वो शकुंतला की देखभाल करती थी। शकुंतला अपने घर पर ही रहती है और उसकी बेटी उसका इलाज करती है। इसी बीच शकुंतला को चिकन फॉक्स हो जाता है, जिसे सरल भाषा में माता निकलना कहते हैं। अब अवस्थी सोचती है कि यदि मैं भी अपनी माँ के साथ रहूँगी तो मुझे और मेरे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है और जान का खतरा भी हो सकता है। तो वो माँ के घर के पास ही पड़ोस में कमरा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने बच्चों को शिफ्ट कर लेती है, खुद भी शिफ्ट हो जाती है और माँ से कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी देखभाल के लिए सुबह शाम आती रहूँगी, आप मुझे आवाज़ भी दे सकती हैं, बुला भी सकती हैं। अब किराए का कमरा ले लेती है, अकेले रहने लगती है, तो माँ के पास जाए कौन? तो सुजीत जो दामोदरन अवस्थी का दूसरा पति था, वो कहता है कि माँ का ध्यान मैं रखूँगा और मैं माँ के पास रहूँगा, तुम बच्चों के साथ वहाँ पर रहो, अगर तुम्हें इन्फेक्शन का डर है तो मैं माँ की देखभाल करता रहूँगा, दोनों घरों को देखता रहूँगा। 15 से 20 दिन तक सुजीत माँ की देखभाल करता है, वहीं रहता है। इस बीच शकुंतला एक भी बार घर नहीं जाती है और ना ही शकुंतला की वो खबर लेती है। एक दिन वो सुजीत से पूछती है कि माँ कहाँ है? तो सुजीत कहता है कि पता नहीं माँ कहाँ है, माँ हो सकता है कि कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई हो, क्योंकि एक दिन मैं बाजार गया था तो माँ मुझे मिली नहीं। ये सुनकर दामोदरन अवस्थी का अजीब ही वाक्य था। जो उसकी बेटी थी उसे माँ के जाने का दुख नहीं था, बल्कि एक तरीके से ये कहें कि अंदर ही अंदर खुशी थी। अब इसका कारण क्या था? वो ये सोचती है कि माँ घर छोड़कर चली गई, घर खाली हो गया, मैं, मेरा पति सुजीत और मेरे बच्चे माँ के घर में आराम से रहेंगे। उसे माँ से प्यार नहीं था, क्योंकि माँ उसकी तो बनती नहीं थी, उसे तो उस घर से प्यार था कि मैं घर में अकेली अपने बच्चों के साथ रहूँ। अब अवस्थी, सुजीत उसका पति और दोनों बच्चे उस घर में आराम से रहने लगते हैं और अपना जीवन गुजारने लगते हैं और ऐसे ज़िंदगी जीते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरी कोई माँ थी जो उस घर में रहा करती थी, माँ कहाँ चली गई, माँ की हम खोज लें, माँ को खोजें। वो इस तरफ इस एंगल पे कोई ध्यान ही नहीं देते। वो सोचते हैं कि अच्छा है माँ चली गई, किसी रिश्तेदार के यहाँ आराम से होगी, हम अपने जीवन में आराम से रहें, हमें माँ का दखल नहीं चाहिए। क्योंकि शकुंतला और अवस्थी दोनों एक दूसरे को वैसे ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अवस्थी ने लव मैरिज की थी। अब पुलिस को लगने लगा कि इन 15 से 20 दिनों में जब सुजीत शकुंतला के पास रहा तो सुजीत ने ही शकुंतला को मार दिया और मारकर उसकी लाश को ड्रम में भर कर कहीं फेंक दिया। क्योंकि अवस्थी अपने बच्चों के साथ इन्फेक्शन के डर के मारे किराए के घर में रह रही थी, तो शकुंतला के पास सुजीत के अलावा और कोई नहीं था, कोई उसकी देखभाल करता था और 15 दिन का काफ़ी लंबी समय होता है। तो उन्हें पूर्ण आशंका थी कि सुजीत ने ही शकुंतला को मार दिया और मार के ड्रम में भर के फेंक दिया।
और रेत, गिट्टी और पानी का घोल बनाया होगा और जो भी उसने प्रक्रिया की। पर पुलिस के पास अभी सिर्फ एक ही पहलू ही था कि सुजीत ने शकुंतला को मारा है। पुलिस एक स्टोरी बना रही थी, इसमें सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी अभी आगे आपको जानने को मिलेगा। और सुजीत ने अगर ऐसा किया भी तो किया क्यों? शकुंतला के जाने के बाद तो वो घर वैसे ही दामोदरन अवस्थी का और सुजीत का और उसके बच्चों का होना था। पर इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में भी आगे मिलेंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कि बने नहीं मेरे साथ। क्योंकि आखिरी बार शकुंतला के साथ सुजीत को ही देखा गया था। पुलिस के लिए ये मर्डर केस अभी भी पहली बना हुआ था। पहले दामोदरन अवस्थी पे शक होता है, फिर पुलिस आगे बढ़ती है तो सुजीत का नाम सामने आता है। अब पुलिस के पास दो सवाल थे कि मर्डर हुआ कब, और दूसरा सवाल ये था कि इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर कारण क्या था। पुलिस अब इन सवालों के जवाब खोजने में लग जाती है और इस दोनों सवालों के जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास थे, उसका नाम था सुजीत। क्योंकि आखिरी के 15 से 20 दिनों में शकुंतला के साथ सुजीत ही रहा था। अब सुजीत की जब कहानी निकाली जाती है तो पता चलता है सुजीत तो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि अटैक में तो उसकी पहले ही मौत हो गई थी, जैसा मैंने आपको स्टोरी में बताया। अब पुलिस सुजीत के आसपास की जानकारी जुटाना शुरू करती है कि सुजीत कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसका बैकग्राउंड क्या था, किन लोगों से मिलना जुलना था और उसके पीछे की कहानी क्या थी, और दामोदर अवस्थी को कैसे मिला, उसका पास्ट क्या था। पुलिस मुखबिर तंत्र लगाती है और सुजीत की खोजबीन में एक टीम बनाकर उसके पीछे लगा देती है। जब सारी रिपोर्ट बनकर सामने आती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि सुजीत की एक नई कहानी निकल कर सामने आती है कि सुजीत और दामोदर अवस्थी ने कभी शादी आपस में की ही नहीं थी। वो लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहे थे। अब पुलिस सोच रही थी कि अकेला सुजीत कैसे कत्ल कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या कर उसने कत्ल क्यों किया होगा। तो इस पहलू पर भी पुलिस काम करती है और मालूम पड़ता है कि सुजीत ने अवस्थी दामोदरन से कभी शादी की नहीं थी। सुजीत पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। अब सवाल ये उठता है कि सुजीत ने ऐसा क्यों किया, दामोदरन अवस्थी से उसने शादी क्यों नहीं की और पहले उसके बच्चे थे तो उसने अपने बच्चों के बारे में उसको बताया क्यों और लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहा था, क्या उसकी पहली पत्नी जिंदा थी या मर चुकी। देखते हैं इस कहानी। अब पुलिस सुजीत के दोस्तों की भी खोजबीन करती है, कॉल डिटेल निकालती है। तो पुलिस सुजीत के दोस्तों को राउंड अप करती है और पूछताछ में उसके दोस्त ने बताया, जो ऑटो चलाया करता था, कि सुजीत ने नीला ड्रम उससे मंगाया था। और जब मैंने उससे पूछा कि ड्रम का क्या करोगे, तो कहने लगा कि मैं सास के घर में रह रहा हूँ, सास की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी भाभी इन्फेक्शन के डर से बच्चों को लेकर अलग किराए के मकान में रह रही है, पानी की दिक्कत आती है, तो मैं इस ड्रम में पानी स्टोर कर लिया करूँगा। और आपको पता है दोस्तों कि पानी का जो ड्रम होता है वो नीले रंग का ही होता है, अमूमन हमने भी देखा है हमारे घरों में भी। 4 और दोस्तों का नाम सामने आता है तो सुजीत ने उनको बुलाया और इसलिए बुलाया था कि ड्रम बहुत भारी था, वो ड्रम को अकेले उठा नहीं सकता था। तो दोस्तों ने पूछा कि ड्रम इतना भारी क्यों है, तो बोला कि मैं जानवरों की हड्डी लाकर एक केमिकल घर पे बनाता हूँ और तुम्हें तो पता है कि सरकार की नज़रों में ये अवैध काम है, तो मैं केमिकल बना लिया है, तो जो हड्डियाँ बची हैं और मांस के अवशेष बचे वो उस ड्रम में हैं, इसलिए ड्रम इतना भारी है। तो हम चलते हैं और इस ड्रम को लेक में डंप करे आते हैं, वहाँ फेंक आते हैं। कुंबलम लेक में इस ड्रम को फेंक आते हैं और रात का समय उन्होंने इसलिए चुना ताकि कोई उनको देखे ना। ड्रम फेंक दिया जाता है, सुजीत अपने दोस्तों को लेकर एटीएम पर जाते हैं, वहाँ से पैसा निकालता है, पार्टी करता है, दोस्तों को कुछ पैसे देता है, ऑटो का किराया देता है। दोस्तों को कुछ नहीं पता था कि उस ड्रम में क्या है
और ऐसा क्यों किया इसने। दोस्तों को उसकी वारदात के बारे में कुछ नहीं पता था। वो नॉर्मली दोस्त थे, एक दोस्त ऑटो चलाता था जिससे उसने ड्रम मंगाया, बाकी के 3 दोस्त थे जिनको ड्रम उठाने में मदद की। दोस्तों ने काम किया, उसने एटीएम से पैसे निकाले, उन्हें पार्टी दी और दोस्त भी अपने अपने घर चले गए। 24 सितंबर 2016 को ये कत्ल हुआ और जांच में मालूम पड़ा कि सुजीत की पहली पत्नी से बच्चे ही नहीं थे। ये सुजीत का पीछे का बैकग्राउंड है। शकुंतला जब घर पर नहीं होती थी तो वो अपनी पत्नी को शकुंतला की माँ के घर बुलाया करता था और बच्चों से भी मिलवाया करता था। वो ये चाहता था कि एक दिन मैं इन दोनों बच्चों को लेकर अपनी पहली पत्नी के पास चला जाऊँगा, भाग जाऊँगा यहाँ से। इसीलिए उसने दामोदरन अवस्थी से शादी नहीं की थी। अब जब भी अवस्थी अपने घर पर नहीं होती तो वो अपनी पहली पत्नी को अपनी माँ के घर बुलाता, जो उसकी सास थी, क्योंकि कोई बाजार चली जाती, किसी काम से बाहर रहती, और बच्चों से मिलता। और वो योजना बना ही रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा इन दोनों बच्चों को लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। एक दिन सुजीत ने अपनी पहली पत्नी को शकुंतला के घर मिलने के लिए बुलाया, तो जब वो मिलकर निकल रही थी तो शकुंतला ने उसे निकलते हुए घर से देख लिया। यहाँ से कहानी मोड़ लेती है, यहाँ से कहानी मोड़ लेगी दोस्तों। अब शकुंतला सुजीत से पूछती है कि वो महिला को जिसने तुमने घर पर बुलाया वो कौन थी। तो दोनों में बहस होती है, बहस बढ़ जाती है और सुजीत के बारे में शकुंतला भी मालूम करती है, तो उसे पता चलता है कि वो दामोदरन अवस्थी को छोड़कर दोनों बच्चों को लेकर भागने की फिराक में है और कोई प्लान बना था। उसने अवस्थी से कभी शादी की ही नहीं थी, वो तो बच्चों को चाहता था क्योंकि उसको पहली पत्नी से बच्चे नहीं थे, उसका बच्चों पर फोकस था। अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि शकुंतला का जो कत्ल है, जो हत्या है, वो सुजीत ने ही की है, सुजीत ने ही उसे मारा है। कि उसे डर था कि कहीं शकुंतला सुजीत की पहली पत्नी के बारे में अवस्थी, दामोदरन अवस्थी को ना बता दे, जो कि शकुंतला की बेटी थी। और अगर वो ऐसा हो गया तो वो बच्चों को यहाँ से ले जाने में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी पहली पत्नी के बच्चे नहीं थे और वो बच्चों को बहुत चाहता था। इसीलिए वो अवस्थी के टच में आया। आदमी अच्छा था, उसकी मंशा कोई गलत नहीं थी, पर ऊपर वाले को और ही कुछ मंजूर था। तो इस बात पर उनकी बहस होती है, तो वो शकुंतला का कत्ल कर देता है। इसी बहस में शकुंतला का कत्ल कर देता है। और मैं स्टोरी में आपको पहले बता ही चुका हूँ कि कैसे उसने ड्रम में भरा रेत मिट्टी का घोल डाला और जाकर उस ड्रम को डंप कर दिया। जो ड्रम पहले पार्ट में मैं बता चुका हूँ कि पुलिस को कुंभलम लेक के पास से मिलता है। पुलिस जान चुकी थी कातिल कौन है, कातिल सुजीत है, पर इस मर्डर केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जो मेन मुलजिम सुजीत था वो तो इस दुनिया में था ही नहीं, उसके अटैक से पहले ही मृत्यु हो गई थी। शकुंतला भी इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि सुजीत ने शकुंतला को मारकर उस ड्रम में फेंक दिया था। सोचिए, सीबी डोम जो काबिल ऑफिसर थे, काबिल अधिकारी थे, जिन्होंने स्क्रू की हेल्प से इस पूरे केस को हल कर दिया, और कितने काबिल आदमी होंगे, पर अंत में अवस्थी और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि मेन आरोपी जो सुजीत था उसकी अटैक में पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, साक्ष्य काफ़ी पुराने हो चुके थे और उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। इस पूरी कहानी में मित्रों 4 किरदार थे। पहली वो शकुंतला, जिसकी की हत्या हुई, जिसकी लाश ब्लू ड्रम में मिली, जो इस कहानी का टाइटल था ब्लू ड्रम केस केरला, जिसका पहला पार्ट मैं सुना चुका हूँ, दूसरा पार्ट आप सुन रहे हैं। दूसरा कैरेक्टर था दामोदरन अवस्थी, जो कि शकुंतला की बेटी थी। तीसरा कैरेक्टर था सुजीत, जो दामोदरन अवस्थी का दूसरा पति कहें या लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाला पार्टनर कहें। और चौथा और महत्वपूर्ण कैरेक्टर इसका पूरी कहानी का था पुलिस ऑफिसर सीबी डोम। ऐसे काबिल ऑफिसर को सलाम करता हूँ, उसकी जाबाजी को, उसकी काबिलियत को, कि उसने एक स्क्रू की मदद से इतने बड़े केस को सॉल्व कर दिया।
हालांकि इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि सुजीत के अटैक में पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, वही मेन एक्यूज था। मैं सलाम करता हूँ उस पुलिस वाले को जिसने की, क्योंकि स्कूल की मदद से इस पूरे केस को हल कर दिया। ब्लू ड्रम केस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक कहानी से अवगत कराना है, सचेत कराना है। इस कहानी को सुनाकर मुझे भी दुख हुआ, पर इंटरेस्टिंग कहानी थी। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे आप चैनल पर जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं, और ये दूसरा पार्ट है। तो इस तरह ये ब्लू ड्रम केस का पूरा केस आज मैं ख़त्म करता हूँ पार्ट 1 और 2 में। दर्शकों के कई मैसेज आए, कई मेल आए, उन्होंने अपने कमेंट्स किए कि ब्लू ड्रम का पार्ट सुनाइए, तो मैंने पार्ट सुनाया। मेरे एक दर्शक हैं सरिता दीदी, वो पुलिस में हैं, वो मेरी बहुत रेगुलर वॉच दर्शक हैं, पुलिस में कार्य करती हैं, और उनकी काफ़ी डिमांड थी कि भैया सेकंड पार्ट जल्दी से लाइए, सेकंड पार्ट जल्दी से लाया। और आज पंकज विश्वकर्मा का जन्मदिन है। मेरे भाई, आप की लंबी उम्र हो, जीवन में जो चाहते हैं वो आप सब कुछ मिले। शगुन और शानवी की तरफ को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ये भी मेरे दर्शक हैं। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, रोज़ रात को 8 बजे मेरे चैनल पर आप इन स्टोरियो को देख सकते हैं। और मेरा एक शागिर्द की अभी नौकरी ज्वाइन हुई है पटवारी में, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने कर्तव्य को, अपनी नौकरी को ईमानदारी से करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।